नमस्ते दोस्तों, काले पेज 0.7 में आपका स्वागत है। हॉरर कहानियों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम भारत के कुछ ऐसे गांवों की कहानियों पर बात करेंगे जिनकी खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी है। जहां की मिट्टी में, कुओं में और खेतों में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो खुलकर सामने तो नहीं आता पर रूह कंपा देता है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ। ये कहानियाँ अलग अलग जगहों से हैं, इसलिए इनकी कहानियाँ भी अलग और अजीब हैं। ये सभी घटनाएं गाँवों में घटी हैं, इसलिए लेखक की इच्छा पर इसमें जगह और नामों को बदल दिया गया है। कहानी के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी कहानी ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी, निगलने वाला कुआं। मेरा नाम विजय है और ये कहानी मैंने कहीं सुनी नहीं है बल्कि खुद महसूस की है। मैं आपको उस गाँव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो एक मशहूर शहर के बिल्कुल निचले हिस्से में बसा है। गाँव का नाम है नीम्बेवाड़ी। ये एक छोटा, पुराना और रहस्यमयी गांव है जो पहाड़ों और खेतों के बीच में फैला हुआ है। जब मेरी नई नौकरी लगी थी तब कंपनी के काम से मुझे नीम्बेवाड़ी जाना पड़ा। तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वहां मुझे एक डरावने अनुभव से गुजरना पड़ेगा। उन दिनों मैं पुणे में एक बैचलर रूम में रहता था और एक बिल्डर की कंपनी में काम करता था। कंपनी ने उस जगह पर एक छोटा सा ऑफिस बना रखा था और पास में ही एक दुकान भी थी। काम खत्म होने के बाद मैं शाम को उसी दुकान पर चाय पीने गया जहाँ मेरी मुलाकात सुरभि से हुई। वो उसी गांव की रहने वाली थी। वो कम बोलती थी पर काम में बहुत तेज थी। धीरे धीरे मेरा वहां आना जाना बढ़ गया और हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई। हम घंटों दुकान पर बैठकर गप्पे मारते थे। समय के साथ सुरभि खुलने लगी और एक दिन उसने मुझे वो बात बताई जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें पता है, हमारे गाँव के पीछे एक कुआं है। गाँव वाले उससे बहुत डरते हैं। मैं ये सुनकर हंस पड़ा। अरे, गाँव में कुएं होते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है। नहीं, ये कुआं आम नहीं है। गांव के लोग इसे निगलने वाला कुआं कहते हैं। सुरभि के चेहरे की गंभीरता देखकर मैं चुप हो गया। मेरे मन में एक अजीब सी जिज्ञासा पैदा हो गई। उस गांव का माहौल भी कुछ अजीब था। दिन में सब कुछ सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही शाम होती सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। बच्चे बाहर नहीं दिखते और ज्यादातर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। पूरे गाँव पर एक अनजानी दहशत छाई रहती थी। उस शाम सुरभि ने मुझे अपने बचपन की कुछ बातें बताईं और तब मुझे पता चला कि उस गांव की खामोशी में कितना गहरा अंधेरा छुपा है। जब मैं 6ठी कक्षा में थी उस साल गांव में डर का साया छा गया था। एक ही महीने में 5 लोगों की मौत हो गई। एक औरत, 2 लड़कियां और 2 लड़के। सबने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। सुरभि की बात सुनकर मैं गौर से उसे देखने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक लोग मर रहे थे। पुलिस आई, जाँच हुई। किसी ने कहा कि वे नहाने गए थे और डूब गए, तो किसी ने कहा कि उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन गांव वालों को पता था कि असली बात कुछ और ही है। सबको लगता था कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, पानी में खींच ले जाता है। मैं थोड़ा डर गया और मैंने सुरभि से पूछा, तो फिर लोग उस कुएं के पास जाते ही क्यों हैं? सुरभि कुछ पल रुकी और बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उस कुएं में कुछ है जो इंसान को सम्मोहित करता है और जो एक बार वहां चला गया वो वापस आता ही नहीं, या अगर आता भी है तो पहले जैसा नहीं रहता। सुरभि की आंखों में नमी थी। फिर भी उसने मुझे एक ऐसी घटना सुनाई जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप उठती है। हमारे पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। वे मजदूरी करते थे। उनकी एक 9-10 साल की बेटी और एक 5-6 साल का बेटा था। वे बहुत प्यारे लोग थे। एक दिन दोनों बच्चे गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते लड़के की गेंद दूर चली गई और वो उसे लेने के लिए भागा। उसे पता नहीं था कि वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वो गेंद सीधे उस कुएं की तरफ चली गई थी। ये सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी ठंडक सी दौड़ गई। उसकी बहन ने देखा कि वो कुएं की तरफ दौड़ रहा है तो वो भी उसके पीछे भागी। उसने देखा कि उसका भाई कुएं के किनारे खड़ा होकर एकटक पानी में देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी बहन ने दौड़कर उसे जोर से पीछे खींच लिया। फिर वहां रुकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो अपने भाई पर चिल्लाते हुए उसे घर ले गई, लेकिन उसके बाद वो बच्चा पूरी तरह बदल गया। सुरभि कुछ पल शांत रही और फिर से उसने बताना शुरू किया। वो बच्चा अचानक खामोश हो गया था। किसी से बात नहीं करता, कोई कुछ पूछता तो जवाब नहीं देता। अगर कोई उसे छूता तो उसे अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडापन आ गया था और आवाज़ भी बड़ों जैसी भारी हो गई थी। उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात एक बहुत ही अजीब घटना हुई। रात में सब सो रहे थे। माता पिता थके हुए थे और बच्चे भी शांत थे, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ की आंख खुली। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, पहले बड़ी और फिर छोटी। ये कैसे मुमकिन है, पर ऐसा हुआ था। सुरभि थोड़ी देर चुप रही। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलती रही। उस बच्चे की माँ उठी और दरवाजे की तरफ गई। देखा कि वहाँ उसका छोटा बेटा खड़ा था।
वो उसे पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसे पीछे से अपने बेटे की आवाज़ आई, माँ माँ। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका बेटा तो बिस्तर पर उसके पास ही लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो नींद में बड़बड़ा रहा हो। ये देखकर माँ का दिमाग सुन्न हो गया। वो दरवाजे की तरफ पलटी, पर वहाँ कोई नहीं था और उसी पल उसे दरवाजे के बाहर से एक अजीब सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो डरते डरते वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। सुरभि की आवाज़ अब और धीमी पर गहरी हो गई थी। उस दिन के बाद से उस परिवार की जिंदगी ही बदल गई। बच्चा दिन ब दिन और अजीब होता गया। हमेशा चुपचाप घर के किसी अंधेरे कोने में बैठा रहता था, आवाज़ भारी, आंखें लाल। कुछ खाता पीता नहीं था और बाहर खेलने भी नहीं जाता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने खाना ही नहीं खाया। उसकी माँ ने उसे खाना परोसा, लेकिन वो कोने में चुपचाप बैठा रहा। तब उसकी माँ उसके पास गई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा क्या हुआ तुझे? तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? किसी से बात तक नहीं करता। अचानक उस बच्चे ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली, इतनी जोर से कि माँ चीख उठी। हैरानी की बात यह थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी ताकत से हाथ कैसे दबा सकता था। उसकी पकड़ किसी बड़े इंसान जैसी थी। उसकी माँ चिल्लाई और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा हाथ। उसने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी लाल चमक रही थीं और उसके दांत किसी जानवर की तरह किटकिटा रहे थे। उसने झटके से माँ का हाथ छोड़ा और गुस्से में चिल्लाया, अंगाला हाथ लावला तू, तुझी हिम्मत कशी जाली, मेरे बदन को हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? माँ कुछ समझ ही नहीं पाई। वो डर के मारे वहाँ से उठकर घर से बाहर चली गई और उसकी बहन भी घर से बाहर भाग गई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके माता पिता गांव के लोगों और पुजारी के पास गए। मंदिर में जाकर सब उपाय कर लिए, पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुरभि कहानी सुना रही थी और मैं पूरी तरह उसमें खो चुका था। उस रात फिर एक और अजीब सी घटना हुई, बिल्कुल पहले जैसी। रात में दरवाजे की आवाज़ आने लगी तो उसकी माँ जाग गई। उन्होंने देखा कि कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है और वहाँ एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। माँ ने जल्दी से अपने पति को जगाया, लेकिन इतने में उसे महसूस हुआ कि वो परछाई उसके अपने बेटे की थी। उसने बिस्तर पर देखा तो उसका बेटा वहाँ नहीं था। दोनों उठकर उसके पास गए और लाइट चालू की। उसके बाप ने उसे दरवाजे के पास से खींचकर हटा दिया और उससे पूछा, क्या कर रहा है तू? तभी उस लड़के ने गुस्से से अपनी गर्दन मोड़ी और एक अजीब आवाज में कहा, अंगाला हाथ लावला तू, मेरे शरीर को हाथ लगाया तूने? और ये आवाज किसी औरत की थी। उसकी अजीब सी आवाज सुनते ही उसका बाप और डर गया और डरकर पीछे हट गया। उन्हें अब समझ आ गया था कि पिछले कुछ दिनों से उनके साथ जो हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं थी। बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था और अब तो ये हरकतें। तभी उसकी बहन भी जाग गई थी और उसने आखिरकार घबराते हुए घर वालों को बताया कि ये उस कुएं के पास गया था। माता पिता को जैसे करंट लगा और उन्हें सब समझ आ गया कि ज़रूर उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। उन्होंने उस रात किसी तरह उसे बांधकर सुला दिया, क्योंकि वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। वो बार बार हाथ पैर मारता, खुद को चोट पहुंचाता और दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे वो बाहर निकलना चाहता हो। आखिरकार वे लोग उसे एक साधक के पास ले गए। उस आदमी ने बच्चे को देखा और थोड़ी देर में साफ कहा कि इस बच्चे में कुछ है। शायद दो आत्माएं हैं, एक औरत की और एक मर्द की, जो उस पर कब्जा करना चाहती हैं। ये सुनकर बच्चे के माता पिता डर गए, क्योंकि ये सब उसी कुएं के पास जाने के बाद से शुरू हुआ था। साधक ने उन्हें एक भस्म दिया और कहा कि इसे रोज लगाओ और इसे कभी अकेला मत छोड़ना, घर में भी नहीं और बाहर तो बिल्कुल नहीं। माँ ने फिर 8 दिन की छुट्टी ले ली। वो हर वक्त उस पर नजर रखने लगी, उसे रोज भस्म लगाती और उसका ध्यान रखती थी और फिर धीरे धीरे वो शांत होता चला गया। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो लाल चमक थी और उसके बोलने में जो खौफ था वो नहीं जा रहा था। आखिर उसकी माँ ने सोचा कि अब काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मजदूरी का काम छोड़ना मुमकिन नहीं था। बच्चे की हालत सुधर रही थी और घर में बड़ी बहन थी। उन्होंने उसे ठीक से समझाया और अपने भाई का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दे दी। सुरभि थोड़ी रुकी और मैंने सवाल किया, फिर क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? सुरभि ने एक गहरी सांस ली। उस दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। दोनों भाई बहन घर में थे। उसे भस्म लगा हुआ था और बहन उस पर नजर रखे थी। लेकिन देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। दोनों घर में खेल रहे थे और उसी पल उन्हें बाहर से एक ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। कोई ट्रक सामने के रास्ते से गुजर रहा था। खेलते खेलते अचानक उसका भाई उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ भागा। वो छोटी लड़की, वो बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले उसने दरवाज़ा खोला और खुले मैदान से सड़क की तरफ भागने लगा। उसकी बहन भी उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा था। आंखों में वही लाल चमक थी, चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट थी और सामने से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रहा था। ये बात बताते हुए सुरभि की आवाज़ कांपने लगी थी। उस 5 साल के बच्चे ने बस एक बार मुड़कर अपनी बहन की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी बहन दूर से ही उस पर चिल्ला रही थी, उसे वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन अगले ही पल उस लड़के ने खुद को उस ट्रक के सामने फेंक दिया।
ब्रेक लगे पर तब तक देर हो चुकी थी। बच्चा वहीं सड़क पर गाड़ी के नीचे आ चुका था। उसका सारा खून हर तरफ बह रहा था। आवाज़ इतनी ज़ोर से हुई कि आसपास जो लोग खड़े थे वे भयानक और खौफनाक नज़ारा देखकर चीखने चिल्लाने लगे, पर करने को कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ खत्म हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि उस कुएं ने फिर से एक बलि ले ली है। किसी ने कहा कि उस कुएं में कुछ है जो लोगों के जिस्म पर कब्जा करता है, उनकी रूह पर हावी होता है। उस लड़के के माता पिता तक खबर पहुंचाई गई। वे दोनों रोते चीखते घर लौटे। उसकी बहन थरथरा रही थी और पूरे गांव वालों के चेहरे पर बस एक ही चीज़ थी, डर। इतना कहकर सुरभि चुप हो गई, लेकिन वो कहानी मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस रात मैं कुछ काम से गांव में ही रुका था और रात का खाना खाने के बाद अपने ऑफिस से थोड़ा घूमने निकल पड़ा। तभी मेरा ध्यान दूर उस कुएं की तरफ चला गया और मुझे आज भी याद है, वहां हल्का धुआं सा उठ रहा था, हल्की हल्की परछाइयां हिल रही थीं। हो सकता है शायद ये मेरा वहम हो या फिर उस कुएं के आसपास भटकती हुई रूहों की परछाइयां। वो कुआं आज भी वही है, वैसा ही पुराना, काला और खौफनाक। अब गाँव बड़ा हो गया है, बदल चुका है। लोग आते जाते रहते हैं, नए घर भी बन गए हैं, लेकिन उस कुएं के आसपास आज भी सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जो जिंदा लगता है, जैसे कुछ वहां सांस ले रहा हो, इंतजार कर रहा हो। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ये कहानी, ये याद और उस कुएं की परछाइयां आज भी मेरे साथ हैं। क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान को छोड़ती नहीं, और कुछ कुएं खाली नहीं होते, उनके अंदर कुछ होता है जिनका पेट कभी नहीं भरता। कहानी 2, मिट्टी का श्राप। ये जो किस्सा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो मैंने अपने बचपन में सुना था। हमारे गांव में आज भी लोग इस बारे में बातें करते हैं। कोंकण इलाके में एक कोने में बसा हुआ, हरियाली से घिरा हुआ सावरे गांव के आसपास सिर्फ घना जंगल, पहाड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। ये एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ बरसों से एक नियम चला आ रहा है जो आज भी लोग मानते हैं। और वो नियम है कि कभी भी खेत में मांसाहार नहीं करना। बुजुर्ग लोग तो इस नियम को मिट्टी का श्राप कहते थे, लेकिन जब भी गांव वाले शहर वालों को इस नियम के बारे में बताते हैं तो उन लोगों को ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानी लगती है, जो सिर्फ एक अंधविश्वास है। लेकिन गांव के लोगों को पता था कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे डरावने हादसे हैं जो कुछ गांव वालों के साथ हो चुके हैं। इसी सावरे गांव में कुछ साल पहले मेरा मामा गोपाल रहता था, और तब उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़ा भाई और वो बस 4 लोग थे। गाँव से थोड़ी दूर उनका एक बड़ा खेत था। गोपाल पढ़ाई में ज़्यादा होशियार तो नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसे खेती करना बहुत पसंद था। जब गोपाल थोड़ा बड़ा हुआ तो वो रोज़ खेतों में पानी देने जाया करता था। कई बार तो उसे घर आने में आधी रात हो जाती थी, पर वो कभी वहाँ रुकता नहीं था। गांव में हर किसी को जैसे वो नियम पता था, वैसे ही उसे भी पता था कि खेत में मांसाहार करना सख्त मना है, और अगर कोई ये नियम तोड़े तो कहते थे कि वहाँ कुछ है जो उसके पीछे पड़ जाता है। गोपाल बचपन से ये बातें सुनता आ रहा था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया था। फिर भी उसने कभी वो नियम तोड़ा नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह हो गई, फिर भी मामा घर वापस नहीं आया। घर वालों को लगा कि शायद वो खेत वाले झोपड़े पर ही सो गया होगा, लेकिन सुबह जब उन्होंने देखा तो गोपाल कहीं नहीं था। सबको फिक्र होने लगी, क्योंकि मामा उस वक्त इतना बड़ा नहीं था कि रात भर बाहर रह सके। मामा की माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने मामा के पिता और बड़े भाई से कहा कि जल्दी जाकर खेत में देखो। उस वक्त मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी और भाई जल्दी जल्दी खेत पहुंचे। खेत में देखा तो मामा झोपड़े के पास बेहोश पड़ा हुआ था। घबराकर उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। गांव से और लोगों को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से मामा को गाड़ी में डालकर वे अस्पताल ले गए। इलाज के बाद थोड़ी ही देर में मामा को होश आ गया। डॉक्टर ने उसे घर जाने को कहा, लेकिन घर लौटने के बाद भी मामा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। फिर पिताजी ने सबको बाहर भेजा और मामा के सामने बैठे। उन्होंने प्यार से पूछा, गोपाल, तुझे कहा था ना कि ऐसी गलती कभी मत करना, लेकिन तूने वही किया। मामा थोड़ा हैरान हो गया और बोला, कौन सी गलती बाबा? तब उसके पिताजी ने और सख्त होकर कहा, जब हम तुझे देखने आए थे तो सारे लोग तेरे आसपास खड़े थे, और तभी मेरा ध्यान झोपड़ी के पास चला गया। वहीं नीचे हड्डियां और बचा कुचा खाना पड़ा था, और तभी मैं समझ गया कि वहाँ क्या हुआ है। उनकी बात सुनकर मामा को वो रात याद आ गई। उस रात गांव में हलचल थी। गोपाल के दोस्त रोहित का जन्मदिन था। गांव में ज़्यादा आबादी नहीं थी, सब एक दूसरे को जानते थे। रोहित शहर में रहता था, लेकिन उन दिनों वो छुट्टियों में गांव आया था। उसने गोपाल से कहा कि वो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता है, इसलिए वे गांव के बाहर खेत में ही पार्टी करेंगे और चिकन मटन का सारा इंतजाम करेंगे। गोपाल ने शुरू में मना कर दिया और साफ कहा कि यहाँ खेतों में मांसाहार करना मना है। अगर घर वालों को पता चला तो उसे घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन रोहित और बाकी दोस्तों ने बहुत जिद की। बहुत मना करने के बाद आखिरकार गोपाल तैयार हो गया। सारे दोस्त उसके खेत पहुंच गए। झोपड़ी के पास टेबल लगा और फिर पार्टी शुरू हो गई। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बढ़िया खाना तैयार था।
शुरू में गोपाल ने खाना खाने से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने इतना जोर दिया कि उसने भी थोड़ी शराब पी और सिर्फ रोटी के 2 निवाले खा लिए। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसके सारे दोस्त चले गए, लेकिन मामा वहीं रुक गया, क्योंकि अगर वो घर चला जाता तो घर वालों को शायद पता चल जाता और वे उसे बहुत डांटते। इसलिए उसने अंधेरे में ही वो सब हड्डियाँ और बचा कुचा सामान वहीं एक गड्ढे में गाड़ दिया और वो वहीं झोपड़ी में सो गया। लेकिन रात में अचानक किसी अजीब सी आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। काला घना आसमान, दूर हवा में पेड़ सरसराते हुए हिल रहे थे। कुत्तों के हल्की हल्की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो रात कुछ अलग थी, कुछ बेचैन करने वाली। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ कुछ था ज़रूर। अचानक उसे कानों में एक हल्की लेकिन अजीब आवाज़ सुनाई दी, कोई अस्पष्ट डरावनी सी आवाज़। पहले लगा कि कोई रो रहा है, लेकिन वो इंसानी रोने की आवाज़ नहीं थी। वो किसी दूसरी ही दुनिया की आवाज़ थी, जो जानवर और भूत के बीच फंसी हुई हो। गोपाल उठकर बैठ गया, झोपड़ी से बाहर देखने लगा, पर उसके सामने कुछ नहीं था। रात की ठंडक उस झोपड़ी के अंदर घुस गई। फिर से वही आवाज़ आई, अब थोड़ी और ज़्यादा तेज, थोड़ी साफ, रोने जैसी, हाफने जैसी और हल्की सिसकी जैसी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद वो कोई इंसान होगा या कोई जानवर। जैसे ही उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, अचानक नीचे ज़मीन पर कुछ गीला चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने ध्यान से नीचे देखा तो मिट्टी पर लाल परत थी, जैसे किसी का खून हो, मगर वो ताज़ा नहीं था, थोड़ा सा काला पड़ चुका था। और उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसी वक्त मामा की नज़र सामने गई। खेत के पगडंडी वाले रास्ते पर उसे दूर कहीं कुछ सरकता हुआ, रेंगता हुआ साया दिखा। मामा ने झोपड़ी के दरवाजे से और थोड़ा दूर जाते हुए ठीक से देखा, और उसके शरीर में खून जैसे जम सा गया। दूर कोई बड़ी सी चीज़ लंगड़ाती हुए, घिसटते हुए और सिसकते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। मामा ने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। वो चीज़ थोड़ी और करीब आ गई थी, और उसी पल उसे समझ में आ गया कि ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। वो साया बेहद अजीब था। उसके पूरे जिस्म पर बाल ही नहीं थे, जैसे उसकी चमड़ी छिल गई हो। लाल सुनहरी खाल, मगर सिर पर उलझे उलझे बाल थे। शरीर लंगड़ाता हुआ और हर हरकत पर एक अजीब सी चरचराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे उसकी हड्डियां चरमरा रही हों। गोपाल थोड़ा पीछे खिसका। उसके पैर कांप रहे थे, मगर भागने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो वहीं पर बैठा सन्न हो गया था। वो चीज़ धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी और अब साफ दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर इंसानी आंखें नहीं थीं, गहरी काली, जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो और एक खौफनाक मौत का मंजर दिखाई दे रहा हो। मामा पत्थर बनकर उस अजीब चीज़ को बस देखता रह गया। करीब 5-6 फुट दूर आकर वो चीज़ एकदम से रुक गई और मामा की आंखों में देखकर कुछ अजीब सा मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। मगर वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो कोई हंसी ही नहीं थी, वो कोई खामोश इशारा था, जैसे वो कह रहा हो कि तूने नियम तोड़ा है और अब अंजाम भुगतना होगा। उस अजीब जानवर से एक ठंडी और एक सड़ी गली सी गंध आ रही थी, खून, मिट्टी और सड़न की मिलीजुली बदबू। वो बदबू इतनी तेज थी कि गोपाल का दम घुटने लगा था। सीने में धड़कन तेज हो गई और पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसके पेट में कुछ हिल रहा हो। उस जानवर ने अपनी लंबी उंगलियां उठाई। उंगलियां नहीं, वो उंगलियां नहीं थी, वो हड्डियां थीं। इंसान की हड्डियों का ढांचा, और उन पर जमी हुई थी सड़ी गली गीली मांस की परतें। उनमें से कीचड़ जैसा कुछ टपक रहा था, और वो हाथ गोपाल की तरफ बढ़ने लगा। और अब उसे समझ में आ गया कि अब अगर वो भागा नहीं तो ये उसका आखिरी वक्त हो जाएगा। मगर उसका जिस्म हिल नहीं रहा था, मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी तो सिर्फ दिल की तेज धड़कन, कानों में गूंजता हुआ शोर और सामने से आता हुआ वो मौत का साया। वो चीज़ बिल्कुल उसके पास आ गई। एक पल को मामा को लगा कि क्या ये सब वहम है, मगर तभी उसके सामने जो जीव खड़ा था उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा सा होने लगा। आंखें सफ़ेद हो गईं, मुंह जैसे फट सा गया और उसके अंदर से सड़ी हुई गली हुई जीभ बाहर निकल आई। उसी पल मामा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया हो। मामा जोर से नीचे गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो अस्पताल में था। उस रात उसके पिताजी ने सबको घर से बाहर भेज दिया और खुद चुपचाप गोपाल के पास बैठ गए, और तब उन्होंने समझाया कि देख बेटा, गांव के बाहर खेत में कुछ है और ये सबको पता है। तेरा नसीब अच्छा था जो तू बच गया, मगर आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना। मामा उस दिन इतना डर गया था कि उसके बाद कई दिनों तक वो घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे भी अच्छे से पता था कि जो कुछ उसने उस रात देखा वो कुछ साधारण नहीं था, वो इंसान ही नहीं था। और उस हादसे के बाद मामा ने कभी खेत की तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल बाद वो गांव छोड़कर नौकरी के लिए शहर चला गया, लेकिन फिर कभी उसने खेत में कदम तक नहीं रखा। उसे आज भी लगता है कि उस रात वो सिर्फ नसीब से बच गया था, मगर उसे आज भी खेत की तरफ जाने से डर लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो जो कोई चीज़ थी वो अब भी मिट्टी के नीचे कहीं दबी हुई है और फिर से बाहर आने की राह देख रही है। कहानी 3, शापित साया। इस कहानी का नाम है शापित साया।
ये जो किस्सा मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे दोस्त के घर में हुआ एक खौफनाक वाकया है। महाराष्ट्र में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां शहरों जैसी भीड़ भाड़ का नामो निशान तक नहीं है। ऐसा ही एक गांव है घोड़ेपाड़ा। हरियाली से भरा पूरा, गन्ने के खेतों से घिरा हुआ और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ एक बिल्कुल शांत इलाका। इसी गांव में मेरा बचपन का दोस्त राहुल मुकने रहता है। राहुल का घर गांव का सबसे बड़ा और रईस घर था। उसके पिताजी शिवाजी मुकने गांव के बड़े किसानों में से एक थे। बड़े बड़े खेत, पोल्ट्री फार्म, बैलगाड़ी, पैसा, इज्जत, सब कुछ था उनके पास। राहुल की माँ का नाम मंजुला था। मैं उन्हें काकी बुलाता था। वो बहुत सीधी सादी, मेहनती औरत थीं जो अपने पति को खेती बाड़ी में पूरा साथ देती थीं। घोड़ेपाड़ा की सबसे बड़ी खासियत थी वहाँ की आबोहवा, मिट्टी और खेत। राहुल के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई और उनका पूरा परिवार एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया। एक इतवार की शाम राहुल का मुझे फ़ोन आया, अरे भाई, माँ की हालत बहुत ख़राब है। समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। क्या तुम गाँव आ सकते हो? उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे पूछा, उन्हें क्या हो रहा है, बता तो सही। तो उसने बस इतना कहा, तुम खुद गाँव आकर देख लेना। मुझे तो वास्तुशास्त्र की थोड़ी बहुत जानकारी थी और शायद उसी वजह से उसे ये लग रहा था कि मैं उसकी कोई मदद कर सकता हूँ। उसके अगले ही दिन मैं गाड़ी लेकर उसके गांव पहुंच गया। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मुझे घर का माहौल बहुत भारी भारी सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा साया उस घर में मौजूद है। हर तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। मंजुला काकी पलंग पर पड़ी हुई थी। चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखों में जैसे जान ही नहीं थी और पूरे बदन पर अजीब सी खुजली के निशान और दाग धब्बे थे। उन्हें इतनी खुजली हो रही थी कि जगह जगह उनकी चमड़ी तक निकल गई थी। उनके कमरे में बैठते ही एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी, जैसे किसी सड़ी हुई लाश की बदबू हो। उन्हें रोशनी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसलिए खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगे हुए थे। मैंने तब राहुल की तरफ देखा। उसकी भी आंखें सूजी हुई थी। घर में आस पड़ोस वाले लोग भी हालचाल देखने आ रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब राहुल ने मुझे बताया कि शुरुआत तो बस सर्दी जुकाम से हुई थी। हमें लगा कि मामूली बात होगी। गाँव के डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में माँ के शरीर पर खुजली होने लगी। पहले सोचा कि खेत में कोई जहरीले पौधे से हुआ होगा या फिर कोई जानवर से एलर्जी हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे चमड़ी ही उतरने लगी। हम और डर गए। फिर बड़े हॉस्पिटल में ले गए, बहुत सारे टेस्ट कराए। वहाँ के डॉक्टर बोले कि कोई रेयर स्किन डिसीज है, लेकिन क्या है ये उन्हें भी पता नहीं था। थोड़े इलाज के बाद उनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो गई और इसलिए हम वापस गाँव आ गए। लेकिन जैसे ही गाँव लौटे, अगले ही दिन से सब फिर से शुरू हो गया। बुखार, थकावट और बदन पर भयानक खुजली और फिर वहीं लाल लाल धब्बे और उनके शरीर की चमड़ी ही गलने लगी। और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। गांव में लोग बातें करते हैं कि हमारा घर इतना अमीर है और इसीलिए हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है, किसी ने कुछ करवाया है। राहुल सब कुछ बता रहा था, लेकिन मेरे पास भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वास्तुशास्त्र में मैं जानता था उसमें तंत्र मंत्र और जादू टोने के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे समझाया भी, फिर भी उसने मुझे अपने घर रुकने के लिए कहा। राहुल के पिताजी का दिमाग भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो दिन रात इस बीमारी की वजह तलाश रहे थे और राहुल घर पर अपनी माँ का ख्याल रख रहा था। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग तात्या मुकने ने शिवाजी मुकने को थोड़ा दूर ले जाकर कहा, देख भाई, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, पर यह मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने इस गाँव में पूरी ज़िंदगी बिताई है और ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं जिनसे तेरे घर की तरक्की देखी नहीं जाती। मेरा यकीन मान, ज़रूर तेरे घर पर किसी ने कुछ करवाया है। शिवाजी मुकने उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गए। तब तात्या ने सीधी सीधी बात कही, देख, जो करना है जल्दी कर, वरना बीवी हाथ से चली जाएगी। अगर चाहिए तो बाहर से कोई जानकार आदमी बुला ले। अब शिवाजी मुकने ने ठान लिया कि जो भी करना है जल्दी करना होगा। अब तक वो बस इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो उनके घर पर किसने क्या किया है इसका पता लगाने में लग गए। अगले ही दिन मैं और राहुल के पिताजी वहीं एक पास वाले गाँव हनुमंते चले गए। वहाँ एक तजुर्बेकार ओझा रहता था। नाम था बाला जाधव। बाला जाधव देखने में बिल्कुल आम इंसान था, लेकिन दूर दूर से लोग अपनी मुश्किलें लेकर उसी के पास आते थे। सबका कहना था कि उसके हाथ में कुछ बात है, उसे बुरी ताकतें महसूस हो जाती हैं। शिवाजी मुकने ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। उस बाला जाधव ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ महसूस करने की कोशिश की और आखिरकार अपना सिर ना में हिलाते हुए उसने कहा, मुझे अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा, शायद आपके घर जाकर देखना होगा, तभी कुछ पता चल सकता है। तब शिवाजी मुकने उनके सामने हाथ जोड़कर बोले, आपको जो करना है जल्दी करें, वरना मेरी पत्नी बच नहीं पाएगी। और उसके अगले ही दिन बाला जाधव उनके घर चले गए। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें एक नारियल, काले धूप के छोटे छोटे गोले और कुछ अजीब सी दवा जैसी चीज़ थी। घर में घुसते ही उसने एक चक्री लगा ली। चक्री मतलब उसने पूरे घर में घूम घूम कर चक्कर लगाया। नारियल फोड़ना नहीं था, बस उसे साथ लेकर घूमना था।
आंगन और घर का हर कोना देख लिया, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और तब बाला जाधव बोला, घर में थोड़ा बहुत अजीब तो महसूस हो रहा है, लेकिन कोई साफ इशारा नहीं मिल रहा। उसी वक्त राहुल बोल पड़ा, घर के पीछे एक पुराना बाथरूम है, उसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता, बस ऐसे ही पड़ा है। और जैसे ही बाला जाधव उस जगह पर पहुंचा, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने वहां जमीन पर नारियल रखा और नारियल अपने आप हिलने लगा। फिर उसने वहां काले धूप के गोले रख दिए और वो धूप अचानक से जल उठी। और तब उसने हमारी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पीछे जो कुछ पड़ा है वो यहीं पर है। वहां से उठते हुए बाला जाधव ने शिवाजी मुकने से कहा, 2 मजदूर बुलाइए, यहाँ पर खुदाई करनी पड़ेगी। कुछ ही देर में शिवाजी मुकने ने गांव से 2 मजदूर बुला लिए और उस जगह की खुदाई शुरू हो गई। शुरू में सिर्फ पत्थर और मिट्टी निकली, उसके बाद गीली मिट्टी और आखिर में एक बड़ा सा प्लास्टिक का गोला हाथ लगा। बाला जाधव ने वो गोला बाहर निकाला, पास ही एक जमीन पर रखा और उसे खोलकर देखा। अंदर काले कपड़े में लिपटी हुई एक सफ़ेद कपड़े की गुड़िया थी, जो पूरी तरह बालों में उलझी हुई थी। उस गुड़िया के जिस्म पर छोटी छोटी सुइयां चुभोई गई थी। उसके माथे पर काला सिंदूर था। पास में एक नींबू रखा था जो कि सड़ चुका था और उसमें कुछ राख भी थी, और उन सब से एक अजीब सी सड़ी सी बदबू आ रही थी। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं भी हैरान रह गया। बाला जाधव उस गुड़िया को लकड़ी से उठाते हुए बोला, जैसे जैसे ये गुड़िया सड़ रही है, ठीक वैसे ही तुम्हारी पत्नी का शरीर भी सड़ रहा है। आखिरकार वो गुड़िया बाहर निकाली गई और घर से दूर ले जाकर एक वीरान जगह पर उसे रख दिया गया। थोड़ी ही देर में घर का माहौल कुछ हल्का सा लगने लगा, लेकिन घर के हर आदमी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। लेकिन अब जो ये गुड़िया वाला मामला सामने आया, उसकी वजह से शिवाजी मुकने को बहुत गुस्सा आ गया। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे कि ऐसा करने वाला कौन हो सकता है, कौन है जो उनका बुरा चाहता है और वो उनके पीछे क्यों पड़ा है। बाला जाधव उस गुड़िया को घूरते हुए गहरी नज़र से देखने लगा और फिर वो बोला, ये गुड़िया शायद यहाँ पहले नहीं थी। किसी ने पिछले कुछ महीनों में किसी रात आकर यहाँ गाड़ दी है और ये काम गांव का ही कोई जानकार आदमी कर सकता है, कोई बाहर वाला नहीं। और ये सुनते ही शिवाजी मुकने को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में ही वो बोल पड़े, लेकिन कौन हो सकता है। तब बाला जाधव कुछ देर चुप रहे और कुछ देर सोचकर वो बोले, इसका जवाब फौरन नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जब तक ये गुड़िया जलाई नहीं जाती तब तक तुम लोग चैन से नहीं रह सकते। और अगर पता करना है कि ये सब किसने किया है तो तुम्हें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ इशारे हैं, लेकिन सीधे नाम लेना सही नहीं होगा, पर इतना पक्का है कि ये सब करने वाला तुम्हारे अपने ही खानदान में से कोई है। शिवाजी मुकने चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उस रात बाला जाधव ने घर के पीछे एक खेत में खास जगह पर पूजा शुरू की। वो पूजा ऐसी थी कि हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। धूप, अगरबत्ती, काले धागे, नारियल, नींबू और कुछ मंत्र। उस रात में भी वहाँ कुछ मौजूद था। गांव की हवा जैसे रुक सी गई थी। गुड़िया को हम सबके बीच में रखकर जलाया गया और जलते वक्त उसके अंदर से एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू निकल रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वो गुड़िया जलने लगी, वहाँ दूर घर में मंजुला काकी का बदन भी अकड़ने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और उस वक्त उनके मुंह से भी अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। और हम सब डरे हुए थे कि मंजुला काकी को कहीं कुछ हो न जाए। आखिर में बाला जाधव ने एक काला धागा और अपने पास रखा पानी मंजुला काकी को दे दिया और फिर वो बोले, ये नर्मदा नदी का पानी है, इसे अपने बदन पर छिड़को और अगले 3 दिन तक घर से बाहर मत निकलना, कहीं भी आना जाना नहीं। बाहर वाला कोई भी तुम्हें कुछ खाने को दे तो उसे मत खाना। अगले 3 दिनों तक तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा। दूसरे दिन गांव में एक बात फैल गई कि मुकने घर में तांत्रिक पूजा करवाई है। शिवाजी मुकने के दिमाग में अब शक की चिंगारी जल चुकी थी। उनका बड़ा घर था, 2 भाई, बड़ा परिवार, खेती बाड़ी, पैसा, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन पिछले कुछ सालों में घर में तनाव बढ़ गया था, खासकर उनके छोटे भाई की बीवी रेखा भाभी। रेखा भाभी को इनके घर का सुख चैन बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा शिकायत करती और घर में हमेशा उन्हीं की वजह से झगड़े और फसाद होते रहते थे। शिवाजी मुकने के दिल में अब शक बैठ गया था, लेकिन वो खुलकर किसी का नाम नहीं लेना चाहते थे। 2-3 दिन में मंजुला काकी की तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। उनके शरीर पर पड़े नीले काले निशान हल्के पड़ने लगे। उनके शरीर की खुजली भी कम होती चली गई, लेकिन घर का माहौल अब भी भारी भारी सा था। उसके तीसरे दिन बाला जाधव फिर से काकी को देखने आ गए और एक बार फिर से उस घर के माहौल को देखकर उन्होंने कहा, यहाँ पर जो भी परछाई थी, जो भी बुरी चीज़ थी, उसे ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन उसका असर अब भी बाकी है। तुम्हारे रिश्तेदारों को अब पता चल गया होगा कि तुमने घर पर किया गया जादू टोना हटवा दिया है और अब वो दूर से ही तुम्हारे घर को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे ठीक से बताओ, तुम्हें किसी पर शक है? शिवाजी मुकने तब थोड़ी देर खामोश रहे, लेकिन राहुल से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोल पड़ा, मुझे अपनी चाची पर शक है। उनका बर्ताव अजीब सा है, उनकी बातें भी अजीब सी होती हैं, हमेशा कुछ न कुछ पूजा की बातें करती रहती हैं। मुझे तो उनकी बातें खटकती हैं।
घर में जब भी आती हैं अजीब नज़रों से देखती हैं। और हाँ, कुछ महीने पहले तक वो हर रोज़ घर में आती थीं, लेकिन अब अचानक आना बंद कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। बाला यादव थोड़े गंभीर होकर बोले, देखो, एक बात पक्की है कि यहाँ किसी चीज़ का असर अब भी बाकी है, और ये काम घर के ही किसी इंसान का है, और वो जो कोई है वो तुम पर जलता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें किसी का नाम मत लेना। शायद अगर सच बाहर आ गया तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आखिर में शिवाजी मुखने ने एक बड़ा फैसला किया और घर में एक मीटिंग बुलाई। पूरा परिवार और गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को सबको बुलाया गया और सबके सामने उन्होंने पूरी बात रख दी। उस रात मैं भी वहां था। शिवाजी मुखने ने बहुत गंभीरता से कहा, मेरी पत्नी पर जो कुछ हुआ है वो सिर्फ बीमारी नहीं है, ये हमारे ही किसी अपने की नफरत का नतीजा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। अगर किसी ने मेरा बुरा चाहा तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दूंगा। पूरा घर खामोश हो गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ चेहरों पर अपराध की भावना साफ साफ नजर आ रही थी। जो समझदार थे वो सब समझ गए, और उस रात के बाद मुखने के घर में जो कुछ हो रहा था वो सब धीरे धीरे थम गया। और अगले कुछ ही महीनों में मंजुला काकी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, और आखिरकार 3 महीने बाद वो बिल्कुल ठीक हो गईं। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 डरावनी कहानियाँ। आपको इनमें से कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ऐसी हॉरर कहानियों को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।